नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में आज हम बात करने जा रहे हैं जो कहानी तमिलनाडु से चली है, जो बातें मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कही हैं सनातन धर्म को लेकर के, आखिर उनका कितना असर चुनावी राजनीति पर पड़ने जा रहा है, आने वाले चुनाव पर पड़ने जा रहा है। तमिलनाडु से जो बात हुई, जो बात कही गई, उसका असर कहां तक है, यहां उत्तर तक है या नहीं है, या फिर तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों तक सिमट करके रह जाएगा। जो कुछ उदयनिधि स्टालिन बोले वो उनकी विचारधारा का हिस्सा है। उस पर हम लोग आज बात करेंगे कि ये विचारधारा है कैसी, जो कहती है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कोरोना है और इसको रोकना नहीं है, इसको खत्म कर देना है। लेकिन सवाल यह है कि जो बाकी गठबंधन के सारे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इकट्ठा हुए इंडिया गठबंधन के, वो इस पर क्या राय रखते हैं। खासकर कांग्रेस पार्टी का उदयनिधि स्टालिन के बयान पर क्या कहना है, क्या सोच है। खुलकर इसका विरोध क्या कांग्रेस पार्टी कर सकती है, नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती। एक बयान आज आया है, मैं आपको थोड़ी देर में वो बयान दिखाने जा रहा हूं, लेकिन वो बयान क्या काफी है। जाहिर है बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है और बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है, और वो एक ही सवाल पूछ रही है कि राहुल गांधी खामोश क्यों हैं। राहुल गांधी जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं पूरे देश के अंदर, वो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर क्यों नहीं बोलते। राहुल गांधी नहीं बोले, लेकिन उनकी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन नेशन वन इलेक्शन पर बातें करनी थी उनको, लेकिन सवाल पूछा गया उदयनिधि के बयान पर भी, और उसका जवाब एक आया। उससे पहले जरा आप यह सुन लीजिए कि बीजेपी इस मुद्दे को अब किस स्तर तक ले जाना चाहती है और सीधे निशाने पर कांग्रेस पार्टी क्यों है, और उसके बाद आपको कांग्रेस पार्टी से इस सवाल पर जिस जवाब की उम्मीद थी वो मिला या नहीं मिला, वो बयान आपको हम सुना देंगे। पहले बीजेपी का बयान, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं। 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि आप पाखंड करते हैं, तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है। बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है। पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या। हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि हर राज्य को, हर दल को अपनी विचारधारा होने का अधिकार है, वो स्वतंत्र हैं कि वो क्या विचारधारा रखते हैं। मतलब ये कि कोई सीधा जवाब नहीं है। अब वो स्टालिन के बेटे को ये तो कह नहीं सकते कि उन्होंने जो बात कही है वो देश के अंदर जहर फैलाने वाली बात है, या उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, ये एक खास धर्म के खिलाफ बयान दिया गया है। ये बात वो कह नहीं सकते, क्योंकि वो उनके पार्टनर तमिलनाडु में भी हैं और अब तो पूरे देश के अंदर भी हैं। मेहमानों के का परिचय आपसे करा दें, फिर आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह हमारे साथ हैं कहानी कुर्सी की में। हर्षवर्धन जी स्वागत है आपका। और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय जी आपका बहुत स्वागत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल पा रही इस पर, एक बात तो बिल्कुल साफ है, मजबूरी भी जाहिर है। सवाल यह है कि ये तमिलनाडु की 39 और एक पुडुचेरी की ये 40 सीट के चक्कर में कहीं ये 500 सीट का नुकसान तो नहीं करा रही है कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के सारे घटक दल मिलकर के। नहीं, मुझे लगता है कि सीटों का नुकसान कितना है कितना नहीं है, इसकी चर्चा तो अलग से करनी चाहिए। मूल बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी जिस नाम पर पूरी राजनीति करती है, बार बार वो कहते हैं ना कि हम गांधीवादी लोग हैं, हम महात्मा गांधी की बनाई हुई, बचाई हुई, बढ़ाई हुई कांग्रेस, उसको लेकर आगे चल रहे हैं, जिसके नाम पर पूरे गांधी परिवार ने अपना उपनाम बदल लिया। उनका उपनाम असली नहीं है, अलग अलग नामों से वो जाने जाते। अगर होते तो अलग अलग उपनामों से जाने जाते, लेकिन प्रियंका वाड्रा भी शादी होने के बाद नहीं प्रियंका गांधी कहती, राहुल गांधी लिखा जाता है।
सोनिया गांधी हो गई हैं। सवाल यह है कि वो सनातनी हिंदू महात्मा गांधी आज उनकी आत्मा कराह नहीं रही होगी। और गांधी परिवार से किसी एक नेता को केसी वेणुगोपाल ने जिस तरह से जवाब दिया है, वो तो और सनातनी हिंदुओं के जख्मों को कुरेद देने वाला है, उनको और ज्यादा अपमानित करने वाला। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात में सनातन को समाप्त कर देना है, खत्म कर देना, एरेडिकेट। उसका अंग्रेजी में एक ही अर्थ होता है कि पूरी तरह से समूल नष्ट करना। उन्हें शायद इस वक्त हर तरह की राजनीति, हर तरह की कुर्सी, हर तरह की सीट, उससे आगे निकलकर एक बात करनी चाहिए थी कि यह उनकी राजनीति हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सनातन इस देश का मूल है, हिंदू इस देश का मूल है, इस देश की पहचान है। महात्मा गांधी उसी सनातनी हिंदू को लेकर रोज राम धुन गाते थे और उसी आधार पर हमारी ये पार्टी चल रही। उसमें कांग्रेस पार्टी चूक गई है। देश के दूसरे हिस्से के लोगों को यह बहुत बुरा लग रहा होगा। अब देखिए, इसका रिएक्शन जो आएगा सो आएगा। वो तो एक बात ये भी कहनी चाहिए कि जो बात तमिलनाडु में कही उदयनिधि स्टालिन के बेटे ने, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पहली बार ये बात कही थी। अब आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे, अब तो स्टालिन साहब की वीडियोस दिखाई देने लगे हैं। नहीं, अब तो कांग्रेस नेताओं के भी दिखने लगे। कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनकी बात आ रही है सामने, वो भी सनातन को लेकर के क्या सोच रखते हैं। स्टालिन साहब के एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि हिंदू विवाह पद्धति जिस तरीके से होती है, हिंदू विवाह जिस तरीके से होते हैं, बड़ा खतरनाक है। क्या पंडित पढ़ता है, क्या बोलता है, किसी को पता नहीं है, और आप वो जानेंगे तो बड़ा विकृत है। वो तो सारी बातें मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बातें अब आने इसलिए लगी क्योंकि अब फटाफट ट्रांसलेशन हो जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है तो बात निकल करके दूर तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां तो ये बात दशकों से कही जा रही है। बहरहाल बात सामने आई है तो इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। विजय जी का मैं रिएक्शन लूं, उससे पहले आपको हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको आप बागेश्वर धाम वाले आप कहते हैं, उनकी पहली प्रतिक्रिया आई। और उन बाबा का यह कहना है कि सनातन का विरोध करने वाले रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा सनातन धर्म धरती पर रहेगा। एक बार सुनिए। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। अच्छा, वहां जिस किस्म की राजनीति होती आई है उसको लेकर के ये मौका ऐसा है कि लोग उत्तर भारत में खासकर पहली बार उनको पता भी लग रहा है कि आखिर वहां पर कहा क्या जाता है, कैसे राजनीति होती है। आपने जातिवाद पर कुछ बोला होता, ब्राह्मणवाद पर कुछ बोला होता, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन आप तो नाम ही सीधा सनातन ले रहे हैं। और अगर बाबा बागेश्वर उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बात पहुंच चुकी है देश भर में। दो बातें महत्वपूर्ण हैं सौरभ जी। जो उदयनिधि ने कहा उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, किसी भी तरह से कोई बात हो, खासतौर से हिंदुस्तान की संस्कृति में सनातन धर्म को लेकर। सनातन जो है ना, हिंदू धर्म का कोई मतलब पंथ वाली बात नहीं है। सनातन हमारी एक व्यवस्था है, हिंदू धर्म की व्यवस्था है, उस पर बात होती रहती है। और मैं कहता हूँ सनातन धर्म पर ही नहीं, किसी भी धर्म पर इस तरह के बयान एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, एक्सेप्टेबल नहीं होते कि आप किसी को कहें कि ख़त्म कर दें। हालांकि उन्होंने उदयनिधि ने बाद में अपनी सफाई भी दी है कि आई वाज टॉकिंग अबाउट द आइडियोलॉजी नॉट द पर्सन, कि कोई हिंदुओं को विनाश करने की बात मैं नहीं कर रहा था, विचारधारा पर बात कर रहा हूँ। और विचारधारा पर अपना अपना विरोध भी हो सकता होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये समझने की बात है कि ये जो उदयनिधि ने कहा है, क्या ये नई बात है? नहीं। द्रविड़ राजनीति को यदि पिछले 100 साल से देखेंगे आप, खासतौर से 60-70 साल से भी देखेंगे, तो वो हमेशा से ही हिंदू धर्म की जो मूल मान्यताएं हैं उसके विरोध में रहे। पेरियार साहब से शुरू करें, पेरियार हैं EM रामास्वामी जिनको हम लोग कहते थे, उनको पेरियार कहते हैं सब लोग, बड़ा नाम माना जाता है। पहले उन्हें देशद्रोही माना जाता था, फिर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी माने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने तो ये भी कहा कि शायद इनको पागलखाने भेज देना चाहिए। जी, तो पेरियार को लेकिन पेरियार के बहुत बड़े समर्थक हैं देश में, लाखों लोग समर्थक भी हैं उनके, क्योंकि उन्होंने जातिवाद की पूरे उन्मूलन पर बड़ा काम किया है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, इसको पॉलिटिक्स के नज़रिए से समझिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। धर्म पर जो उदयनिधि ने बोला उस पर मैंने कह दिया कि वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं करते। लेकिन क्या है कि आज DMK
इंडिया के साथ है, कांग्रेस के साथ है, और उसका सबसे बड़ा गठबंधन दल कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर है, 23 एमपीज उनके हैं, तो क्या वो उनको छोड़कर जा सकते हैं? पहली बात। दूसरी तरफ आप देखें भारतीय जनता और कांग्रेस को, डीएमके की हिस्ट्री को देखिए। कांग्रेस ने डीएमके की वजह से ही 1997 में 98 में जो गुजराल साहब की सरकार थी उससे सपोर्ट विड्रॉ किया था कि जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि डीएमके पर आरोप लगे थे कि वो राजीव गांधी के हत्यारों के साथ है और ये सारी बातें, और उस समय छोड़ा था। और फिर 2013 में डीएमके जो यूपीए गवर्नमेंट का हिस्सा थी उसने छोड़ा था कांग्रेस का साथ। ये एक राजनीति है कांग्रेस और डीएमके की। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो आज इतना बोल रही हैं, वही भारतीय जनता पार्टी 98 से 2003 तक डीएमके के साथ सरकार में थी। वाजपेयी जी और करुणानिधि के जो संबंध हैं वो सबको पता है, और जब वाजपेयी सरकार संकट में आई थी जयललिता की वजह से, एआईएडीएमके ने सपोर्ट विड्रॉ किया था, तो डीएमके का सपोर्ट उन्होंने लिया था। डीएमके के सपोर्ट के बाद इसलिए जोर दे रहा हूँ कि डीएमके का विचार जो आज उदयनिधि का आज है वो 98 में भी वही था। स्टालिन का ही नहीं, करुणानिधि का भी वही विचार था। करुणानिधि से पहले पेरियार का भी विचार था। अब एक लाइन छोटी सी और जोड़ देता हूँ जिस पर मतलब बहुत आपत्तिजनक ना लगे आपको, कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है सनातन पर, उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन डीएमके के साथ उनका क्या संबंध रहा है। ये एक ट्वीट है अभी बहुत ताज़ा भारत सरकार का 28 दिसंबर 2022 का, पेरियार साहब की वो है डेथ एनिवर्सरी, जिस पे क्या कहा गया है, मोदी गवर्नमेंट सैटरडे पेड ट्रिब्यूट टू ईवी रामास्वामी कॉल्ड पेरियार बाय सपोर्टर्स ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, रिमेंबरिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड सोशलिस्ट सोशल एक्टिविस्ट ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। भारत सरकार तारीफ कर रही है पेरियार की। भारत सरकार आईएनबी मिनिस्ट्री का ट्वीट है ऑफिशियल। तो इसलिए राजनीति को राजनीति की तरह से ले कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी के साथ डीएमके नहीं है, आज कांग्रेस के साथ डीएमके है, वही डीएमके जिसको वो राजीव गांधी की हत्यारे पार्टी। नहीं, वो ठीक है सर, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, और ये तो फैक्ट्स हैं, इसको कोई छुटला तो सकता नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। डीएमके का साथ कांग्रेस ने लिया, डीएमके का साथ बीजेपी ने लिया, ये राजनीति है, दोनों को उसकी जरूरत पड़ी। आपकी ये बात 100% सही है कि भाई आज ये विचार आज ही तो नहीं आ गए उदयनिधि के मन में, या उनके पिता के मन में, या उनके पिता के मन में, जब थे वो तो तब से चले आ रहे हैं। हम तो ये बात कह रहे हैं कि वो आइडियोलॉजी है क्या, ये आज यहाँ पता लग रहा है लोगों को। जो लोग पढ़ते लिखते रहे होंगे, राजनीति में दिलचस्पी लेते रहे होंगे, उनको पता होगा। लेकिन सनातन को लेकर के अगर स्टालिन के बेटे ये बात कहते हैं पब्लिक फोरम पर, और वो सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए पूरे भारत में लोगों को पता चल रही है चुनाव से 6 महीना 8 महीना पहले, मैं तो उसका परिणाम पूछ रहा हूं आपसे, क्या वो रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा, या ये भाई दक्षिण भारत की चंद सीटों तक रह जाएगा? सवाल देखिए, एक तो सबसे पहले हम थोड़ा सा और स्पष्टता से इसको समझ लें। विजय जी ने कहा कि राजनीतिक तौर पर भाजपा भी एक समय में साथ थी, भाजपा ने पीडीपी के साथ भी सरकार बनाई, और पीडीपी का क्या हश्र किया भाजपा ने सरकार छोड़ने के बाद ये सबको पता है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि सरकार ही इसीलिए बनाई थी कि हमारा बेड़ा गर्क कर सके, 370 हटा सके, इसीलिए हमारे साथ सरकार बनाई। तमिलनाडु में जिस तरह से द्रविड़ मूवमेंट के नाम पर करीब करीब देश विरोधी, करीब करीब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपने तरीके से राजनीति करते हैं, अपने तरीके से आइडियोलॉजी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो कहते हैं कि ये कास्ट हायरार्किकल सोसाइटी, हायरार्की है यहाँ सनातन में। सबसे ज्यादा जातीय आधार पर घृणा द्वेष अगर कहीं है तो तमिलनाडु में, जिस द्रविडियन मॉडल की बात करते हैं, वो द्रविडियन मॉडल आज तक उसका कोई विकल्प नहीं खोज पाया है, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं। पेरियार ने जो अभद्र टिप्पणियां की, वो रहे होंगे, कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है जब कुछ काम करता है तो उसके साथ कई लोग खड़े हो जाते हैं। आप किसी को भी गालियां भी देने लगे तो आपके साथ 4 लोग खड़े हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या आज जो 21वीं सदी के भारत की हम बात कर रहे हैं, 2023 के आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में पूरी तमिलनाडु की राजनीति आगे बढ़ने को तैयार है क्या? नहीं तैयार है। जाति के दलदल में फंसी है। हिंदू विरोध और हिंदी विरोध ये नियमित था, ये वहां की राजनीति के मूल में था, लेकिन वो हिंदू और हिंदी विरोध से आगे बढ़कर सनातन के समूल नाश की तरफ जाता है। अब मैं इससे आगे एक कदम पूछता हूं, नूपुर शर्मा सबको याद है या भूल गई? भूल गई होगी सबको। वो छिपकर सिर्फ इसलिए रह रही है कि एक डिबेट में, शिवलिंग पर होने वाली डिबेट में, कहीं उसने प्रतिक्रिया में कुछ बोल दिया। जो बोला वो एक आस्था को मानने वालों को बहुत बुरा लगा,
उसके बाद कन्हैयालाल दर्जी मर गया, उमेश कोल्हे मर गया, देश भर में लगा कि क्या हो जाएगा। आज भी सनातन और हिंदू को मानने वाले ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। वो एक लाइन की बात कह रहे हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश आज ये बोलेगा कि ये भी हेट स्पीच है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हम सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेगा। वो बोलेगा कि उदयनिधि स्टालिन के बयान की वजह से पूरे देश में 2 लोग आमने सामने खड़े हो गए या 4 लोग आमने सामने खड़े हो गए। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं ना, इसी हिंदू धर्म से निकलकर सिख, बौद्ध, जैन, पता नहीं कौन कौन कल को कोई मानने लगे। अभी एक गुजरात में नया विवाद खड़ा हुआ है कि स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग जो अयोध्या के छपिया से निकलकर जाते हैं, वो वहां कुछ लोग स्वामीनारायण को भगवान बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हनुमान जी, शिव पार्वती सब छोड़िए, ये सबसे बड़े भगवान है। हम हिंदू इतने उदार हैं, लेकिन क्या पार्टियां इस तरह से व्यवहार करेंगे उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा सकता है। ये भाजपा का मसला नहीं है। सनातन पर हमला इन पार्टियों पर भारी पड़ेगा, पूरे देश में भारी पड़ेगा और शायद तमिलनाडु की राजनीति में भी बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। भाजपा के पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं। पहली बात तो आप 80 सीट का मसला कम से कम 80 दशक से ये राजनीति चल रही है, द्रविड़ पॉलिटिक्स वहां पर चल रही है, बल्कि शायद ज्यादा हो गया, उससे पहले से चल रही है। तो आप क्या बदल पाए वहां पर जी? इस राजनीति से आप तमिलनाडु में ही क्या बदल पाए? आज भी आप उसी दूरी पर चल रहे हैं। पहली बात, जहां तक इनका उदयनिधि साहब का सवाल है, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैं आपको बताऊं। किसी का पिता और दादा मुख्यमंत्री हो तो फिर थोड़ा तो आ ही जाता है अंदर से तेवर। तो पहले कहते थे आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन, माय वाइफ इज अ प्राउड क्रिश्चियन। यस। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया आई एम एन एथीस्ट। तो कब ये एथीस्ट हो जाते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं, सर वही मैं बात कर रहा कब हूं ये कि क्रिश्चियन हो जाते हैं? की बात है कि पॉलिटिक्स में आपको जब जो सुविधाजनक लगे वो करें। हो सकता है कि उदयनिधि, मेरे को तो लगता है, मतलब मैं इस पर किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा, और उनको मुझे लगता है कि माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सोशल, वो कह रहे हैं मैं अपने बयान पर कायम हूं। हाँ, देखा मैं कह रहा हूं उनको माफी मांग लेनी चाहिए। भाई उसमें सबसे बेहतर बात क्या होता है कि आप कहें कि भाई मुझे विजय त्रिवेदी को, हर्षवर्धन त्रिपाठी को ये बात मैंने पसंद जो है, इसके लिए कहा, मैं अगर माफी मांगता हूं। मैंने जो कहा, अगर मैं नेता हूं, मेरे राज्य में अभी चुनाव होने वाला है और मेरे बयान से मुझे फायदा दिख रहा है तो मैं क्यों माफी मांगूंगा? ये तो फायदा, उनको तो फायदा है। वही पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। मैं कह रहा हूं कि वहां द्रविड़ पॉलिटिक्स में उनको कोई नुकसान इससे नहीं हो रहा, इससे फायदा ही होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी लोग जो हैं उनको इन्होंने लाइन में लगा दिया। अब कांग्रेस पार्टी से नहीं बोला जा रहा कुछ भी। उद्धव ठाकरे बताया जा रहा है नाराज हैं, वो कर भी क्या ले नाराज हैं? तो क्या वो इनमें से इंडिया अलायंस सपोर्ट नहीं करेगा? इंडिया नहीं सर, सपोर्ट करने की बात नहीं है। आप इसको कंडेम कर रहा है कोई, जैसा इन्होंने कहा, कोई कह रहा है कि हेट स्पीच है, क्योंकि तो कोई भी एक ऐसा नेता, चर्चा की हर्षवर्धन जी, आप मुझे बता दीजिए, स्पीच पे सुओ मोटो करना चाहिए। एक नेता मुझे बता दीजिए इस इंडिया अलायंस के अंदर जो ये कह सके स्टालिन साहब का नाम लेकर कि स्टालिन साहब आपके बेटे ने, जो मंत्री भी है तमिलनाडु की सरकार में, उसने बड़ा अभद्र बयान दिया। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या मैं इसको ये गारंटी मान सकता हूं कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी डीएमके के साथ नहीं जाएगी? नहीं, लेकिन ये सवाल नहीं है विजय जी। एक मिनट, वही बात है ना। ये भारतीय जनता पार्टी के उसूल जो भी हों, ये वो डिक्टेट करें, दो बातें समझने की और ये लोग समझें। इसका एक जवाब जरूरी है, चूंकि विजय जी ने पहले भी कहा, एक मिनट बस, ये जरूरी है। विजय जी ने सवाल आपका वाजिब है, लेकिन ये लोग तय करें। भारतीय जनता पार्टी इनके साथ आगे कभी नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी देश की अकेली पार्टी है जो राम मंदिर के नाम पर 4 राज्यों की सरकार गंवा चुकी है। और कोई पार्टी है क्या जो राम के नाम पर अपनी सरकारें गंवा चुकी हो? देश में कोई पार्टी हो बताइए? भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, चाहे जो हो जाए, तरीका कानूनी, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कोई और पार्टी थी क्या? तब तो उसको कम्युनल कहा गया, राम का नाम लेने को वाले को सांप्रदायिक कहा गया। जहां तक पॉलिटिकल कोalition की बात है, पॉलिटिकल कोalitions किसी भी समय किसी से हो सकते हैं। हम थोड़ी ना वो मानते हैं कि हम स्टालिन को अछूत मान लिए। इंडिया का कोalition भी पॉलिटिकल कोalition है ना। नहीं, लेकिन और एक बात और समझने की जरूरत है, सॉरी, करने का मुद्दा अलग है। हाँ, वो तो उस पर तो हम कभी सहमति नहीं हो रहे ना, उसकी बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्यों हैं? क्योंकि उनकी विचारधाराएं अलग है। यदि सबकी विचारधारा एक हो तो फिर एक ही पार्टी बन जाएगी ना। तो राहुल गांधी क्यों जिम्मेदार हैं उदयनिधि के बयान के लिए? इसलिए जिम्मेदार है कि वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं और पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूछती है ना, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस बात का जिक्र करते हैं ना कि सब लोग अपनी बात कह सकते हैं। उसकी एक लिमिट होनी चाहिए सर। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? ठीक है, नहीं, मैं आपकी मैं कह रहा हूं, जिस तमिलनाडु से उनकी भारत जोड़ो यात्रा चली, वहीं से नफरत का बाजार पूरे देश में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी केरोसिन छिड़की जा रही है, आग लगाने की कोशिश हो रही है। रागी साहब के पास जा रहा हूं, एक बात बस कह के, कांग्रेस पार्टी
पार्टी आज बीजेपी से पूछती है ना, पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई थी, उलाना देती है ना, ताना देती है ना, क्योंकि मालूम है ये वीक विकेट है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं पूछा जाएगा कि आपके सहयोगी हैं, ये राज्य में भी सहयोगी हैं, देश में भी सहयोगी हैं, बताइए आपको इनके बयान पर क्या कहना, और नहीं बोला जाओ। मैं ये कह रहा हूँ सवाल पूछना तो ठीक है, पॉलिटिकल। रागी साहब मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। रागी साहब एक कमेंट इस पर आपका, क्योंकि फिर विषय शायद बदल जाए। देखिए, आप इसका इस तरीके से इसका आइडियोलॉजी प्लस पॉलिटिक्स दोनों, देखिए विश्लेषण कीजिए ठीक इसका, तो आप देखेंगे कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हर ने काम का अपना विभाजन कर रखा है। आम आदमी पार्टी का एक व्यक्ति है जो आकर के हिंदू के देवी देवताओं को गाली देता है। समाजवादी पार्टी का एक व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं और वो आकर के रामायण, तुलसीदास जी और हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। लालू प्रसाद यादव की एक पार्टी है, उनके नेता जो है आकर के गाली गलौज करते हैं। आम आदमी पार्टी का आपने देखा ही है, अब एक डीएम के उस फेरहिस्से में जुड़ गया है। उसके अलावा आप ममता बनर्जी के यहाँ चले जाइए तो वही हालत है। देखिए, एक तरफ मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये INDIA ये इंडिया नहीं है, ये डाउटफुल वाली वाकई पार्टी एक कॉम्बिनेशन है, और इसमें इन लोगों ने कामों का बंटवारा कर रखा है। हिंदुत्व को गाली दो, हिंदू समाज को गाली दो। दूसरी, जिससे होगा क्या कि मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट एक तरीके से करेगा। दूसरा है, मुझे लगता है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां हैं, और परिवारवादी पार्टियों के जो बच्चे हैं जी, वो एक ढंग से ऊपर से ले चलिए तो नीचे तक जो है, आप उनको कहते हैं हाफ लिटरेट, इमैच्योर्ड एंड इरिस्पॉन्सिबल। कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा लिए हैं। उनके बाप दादे जो हैं वो इस राजनीति में थे, उनके बाप राजनीति में आए, उसके बाद वो आ गए हैं, तीसरी पीढ़ी उनकी जो है वो राजनीति में है। ठीक है सर। नतीजा ये है ना, उनको भारत की संस्कृति से मतलब है। वो हिंदू को गाली देना अपने आप को समझते हैं प्रोग्रेसिव होने का मतलब हो गया है, क्योंकि वो बहुत ही इलिटरेट हैं, वो पढ़े लिखे। सर एक मुझे कोई ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, इतनी सी बात हम यहाँ ये चर्चा आगे कंटिन्यू आप कर लीजिएगा, बिल्कुल मजबूरी है मेरा। बस इतना बता ही दीजिए, इसका पॉलिटिकली क्या इस इंडिया कॉम्बिनेशन को कोई नुकसान होता हुआ देख रहे हैं, या जो बात आपने कही कि इससे तो उनका वोट और मजबूत हो रहा है, कंसोलिडेट, किसी को पसंद आ रही है ये बात? देखिए, जो पसंद आ रही है वो मुसलमानों को पसंद आ रही है, बहुत खुल करके मैं बोलना चाहूंगा। दूसरी बात है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि भारत का हिंदू समाज इस बात पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। और तीसरी बात मैं तो जोड़ना चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जिस प्रकार से नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की थी, मेरा आज भी मानना है कि उस टिप्पणी ने इस देश में ज़्यादा कटुता पैदा की बनस्पत की नुपुर शर्मा के उस बयान ने। जरूर उससे लोगों को दुख हुआ होगा, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग माननीय उच्च सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने किया, मैं उनसे आज गुजारिश करूंगा कि क्या आप इसका स्वतः संज्ञान लेंगे? क्या हिंदू संवेदना के लिए कोई जगह नहीं है इस देश में? कोई स्वामी प्रसाद मौर्य आकर के गाली गलौज कर देता है, कोई राजेश गौतम आकर के गाली गलौज कर देता है। क्या जिस भाषा का नहीं जिस भाषा का प्रयोग ये सब कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं कि किसी इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के बारे में एक शब्द निकाल दें। एक और बात सर, मुझे और मैंने आगे बढ़कर मैं 5 सेकंड में प्योर पॉलिटिक्स पर बात करना चाह रहा हूं। प्योर पॉलिटिक्स, यही राहुल गांधी और पूरा ये कुनबा, तथाकथित इंडिया का कुनबा जो है, यदि ऐसी भाषा का प्रयोग किसी दूसरे धर्म और संप्रदाय के लिए होता तो सड़कों की राजनीति कर रहा होता। आप देखते छाती पीट करके रुदाली करने वालों की बाढ़ लग गई होती। लेकिन आज हम टेलीविजन स्टूडियो में भी बैठ करके उनकी डिफेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं आने वाले दिनों में क्या ये लोग समझौता नहीं करेंगे, कोएलिशन में नहीं जाएंगे। सवाल इस कोएलिशन में जाने का नहीं है, सवाल ये नहीं है कि आने वाले भविष्य की राजनीति में कौन किसके साथ संबंध बनाता है। सवाल ये है कि क्या सनातन को गाली देना धर्मनिरपेक्षता का इंडिया का नुकसान होगा इससे या नहीं होगा? मुझे लगता है उत्तर भारत में ये कोई मुद्दा बन रहा है। मुझे लगता है कि यदि हिंदू समाज जब तक इसका जवाब सड़कों पर आकर के नहीं देती है, करना चाहिए हिंदू समाज को इसके खिलाफ। ये बहुत बड़ी हिंदू समाज के लिए चुनौती है, और मैं तो कहता हूं इस देश को एक नहीं 10-10 अशोक सिंघल की आवश्यकता है। चलिए ठीक। ये आपने जो बात सुनी, ये उदयनिधि के बयान पर जो राजनीति हो रही है उस पर हमने बात की। अभी एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो डाला, और उस वीडियो में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, और सवाल ये पूछा कि क्या
आम भाई बहन जैसा रिश्ता है दोनों के बीच में? क्या इन दोनों के संबंध जो हैं वो भाई बहन जितने मधुर संबंध होते हैं उतने मधुर संबंध हैं? और आप पूरा वीडियो वो सुनिएगा तो उसमें बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी ने हमेशा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी का इस्तेमाल किया, प्रियंका गांधी को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, इनको लोकसभा नहीं लड़ने दिया, राजनीति में एंट्री नहीं करने दिया, और हमेशा क्रेडिट लेने जब कहीं जीत हो जाती है तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, जबकि मेहनत प्रियंका की होती है। सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अचानक से प्रियंका गांधी का प्रमोशन क्यों करने लगी है? प्रियंका गांधी पर आखिर इतनी सॉफ्ट बीजेपी क्यों नजर आने लगी है? इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं।